अभी तक हम लोगों ने देखा था विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, फिर सीआईआरपी प्रोसेस का प्रोसीजर क्या होता है, बाय कॉर्पोरेट क्रेडिटर, बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, वो सारा देखा था सेक्शन 7, 9 और 10 में। अब हम लोग देखने वाले हैं मोरेटोरियम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में आता ही है, तो इसका सेक्शन भी याद कर ले तो और अच्छा है। इजी है, सेक्शन 14 ऑफ द आईबीसी। और जब कमेंसमेंट शुरू मतलब जब कमेंसमेंट होता है सीआईआरपी का, कमेंसमेंट मतलब शुरुआत। तो on commencement of the CIRP, the adjudicating authority passes an order declaring moratorium for prohibiting all of the following by virtue of section 14 of the IBC। तो जब CIRP प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और ये कब से स्टार्ट होता है हम लोगों ने पढ़ा था, जब से एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है आपकी सीआईआरपी के लिए। तो जिस दिन से वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई वो है डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो तब से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक ऑर्डर पास करती है मोरेटोरियम डिक्लेयर करते हुए। तो उस डिक्लेरेशन में क्या होता है कि जितने भी नीचे ये चार चीजें दी हुई है, इस पे एक रिस्ट्रिक्शन लग जाता है कि ये अब नहीं हो सकता। कब तक नहीं होता ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं वो पढ़ने वाले हैं। और ये सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 14 ऑफ द आईपीसी। और ये मोरेटोरियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स और कंटिन्यूएशन ऑफ पेंडिंग सूट्स और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, including execution of any judgment, decree, or order in any court of law, tribunal, arbitration panel, or any other authority। तो कुल मिला के मतलब ये है कि जैसे किसी के खिलाफ सीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तब उसके खिलाफ कोई नया सूट मतलब नया सूट नया केस नहीं स्टार्ट कर सकते। और जो पेंडिंग सूट्स थे वो भी अभी कंटिन्यू नहीं होंगे। और जैसे कोई जजमेंट हो भी चुका है तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, कोई डिग्री है उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। वो भले किसी कोर्ट ने किया हो, किसी ट्रिब्यूनल ने किया हो, किसी आर्बिट्रेशन पैनल ने किया हो, या कोई और अथॉरिटी हो। ये इसलिए किया जाता है ताकि मल्टीपल सूट्स या मल्टीपल जजमेंट ना हो, एक जगह शांति से सब काम चलता रहे। ये नहीं कि यहाँ पे भी कुछ चल रहा है वहां पे कोई और सूट। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे एक सूट यहाँ पे दाखिल कर दिया, एक कहीं और कर दिया किसी और वजह से, तो ऐसे मल्टीपल सूट्स कर दिए। तो वो नहीं हो, सीधी एक चीज हो। जब सीआईआरपी स्टार्ट हो गया है मतलब वो कंपनी पर इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे केसेस में कोई नया सूट नहीं स्टार्ट होगा, और जो चल रहे हैं वो भी उनमें भी एक तरह से स्टे लग जाएगा। और अगर कोई जजमेंट डिक्री ऑर्डर हो चुका है तो उनके एग्जीक्यूशन पे भी रोक लग जाएगी। तो इस केस में ये सब रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। उसके बाद ट्रांसफरिंग, एनकम्बरिंग, एलियनेटिंग और डिस्पोजिंग ऑफ बाय द कॉर्पोरेट डेटर एनी ऑफ इट्स एसेट्स और लीगल राइट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट देयरइन। कंपनी मतलब कंपनी या इंडिविजुअल या जो भी है, वो अपनी कोई एसेट या कोई उनको मतलब कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट है उनका कहीं पर, तो वो कोई भी एसेट या कोई लीगल राइट हो अपना या कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट, तो वो ना ट्रांसफर कर सकते हैं, ना किसी और को दे सकते हैं, ना उसको प्लेज कर सकते हैं, ना उसको डिस्पोज ऑफ हटा सकते हैं, ना उसको छोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के अपनी एसेट के साथ वो कुछ नहीं कर सकते। कोई खिलवाड़ नहीं कि अभी हम शेयर पे जा रहे हैं तो हमने जैसे हमें पता चला कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है तो हमने अपनी एसेट ही बेच दी, बेच के किसी और को दे दिया, बेच के किसी डायरेक्टर को दे दी, किसी मेंबर को दे दी कि अब तो मेरे पास कंपनी पास एसेट ही नहीं है, कर लो शेयर यार, बेच लो, एसेट क्या ही मिलेगा जब एसेट ही नहीं है। तो उसको रोकने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि कंपनी कैन नॉट ट्रांसफर, इनकम्बर, एलिनेट और डिस्पोज ऑफ any of its asset or any legal right or any beneficial interest therein. Any action to foreclose, recover, or enforce any security interest created by the corporate debtor in respect of its property, including any action under SARFAESI Act 2002। ये एक एक्ट है सारफेसी एक्ट, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। एक मिनट बताते हैं इसका। सारफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑन सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो अगर कोई इंटरेस्ट है जो कि कॉर्पोरेट डेटर ने इंटरेस्ट क्रिएट किया है मतलब अपनी एसेट पे इस एक्ट के द्वारा, तो उस केस में भी उसके पास अभी कोई राइट नहीं है कुछ भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को मतलब रिकवर करने का या फोरक्लोज मतलब छोड़ने का। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता।
The recovery of any property by an owner or lessor where such property is occupied by or in the possession of the corporate debtor. फिर इस केस में जैसे कि कोई प्रॉपर्टी किसी और की है लेकिन वो अभी कॉर्पोरेट डेटर के पास है, तो उस केस में भी वो प्रॉपर्टी अभी ओनर या लेसर के पास नहीं जा सकती। जो भी प्रॉपर्टी है वो अभी कॉर्पोरेट डेटर के पास ही रहेगी। However, notwithstanding anything contained in any other law, मतलब ये इसका मतलब होता है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन इन सब इन सब से कोई मतलब नहीं है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, कि हमें बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। बाकी में क्या दिया हुआ है, अगर एक लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, कोटा, कंसेशन, क्लियरेंस और अ सिमिलर ग्रांट और अ राइट गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, local authority, sectoral regulator, or any other authority constituted under any other law for the time being in force shall not be suspended or terminated on the grounds of insolvency, subject to the condition that there is no default in payment of current dues for the use or continuation of the license or similar grant or during or right during moratorium period। इसका मतलब ये है कि बाकी में क्या दिया हुआ है, मतलब बाकी किसी अदर लॉ में क्या दिया उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इस कंडीशन के लिए बाकी में कुछ भी लिखा हो, इस पे वो एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा मतलब होता है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग एनी अदर लॉ, कि बाकी दूसरे अदर लॉ में कुछ भी दिया हो वहां यहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या नहीं एप्लीकेबल है कि अगर जैसे कंपनी है तो अगर उसने कोई लाइसेंस ले रखा है किसी स्पेसिफिक चीज करने का, या कोई उसको राइट है, कोई उसको स्पेशल कोटा है, कोई कंसेशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, या कोई सेक्टोरल वो है रेगुलेटर, तो वो सिर्फ इस बेसिस पे कि सीआईआर पे इनिशिएट हो गया वो उससे नहीं ले लिया जाएगा। तो अगर किसी कंपनी के पास कोई स्पेशल लाइसेंस है, कोई स्पेशल कोटा है, तो वो उसके पास रहेगा। बस एक कंडीशन वो फुलफिल करे कि जो भी पेमेंट है या जो भी करंट ड्यूज है उस लाइसेंस से रिलेटेड या वो उस राइट से रिलेटेड, वो वो पेमेंट टाइमली करते रहें। अगर वो टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोरेटोरियम का। लेकिन अगर वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो पेमेंट ना करने की वजह से वो लाइसेंस या कोटा या कंसेशन जो भी है वो कैंसिल हो सकता है। लेकिन मोरेटोरियम का इफेक्ट वो लाइसेंस उस पर नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ नॉन पेमेंट पर ही होगा। The supply of essential goods or services for the corporate debtor, as may be specified, shall not be terminated or suspended or interrupted during moratorium period। तो अभी तक तो ये था कि जैसे कोई लाइसेंस है, कोई कोटा है, तो वो नहीं सस्पेंड करेंगे अनलेस दे आर नॉट पेइंग। वही सेम चीज इसमें भी है कि अगर उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज है जिसके बिना उसका काम नहीं चल सकता, तो वो भी टर्मिनेट नहीं करनी चाहिए सिर्फ इस ग्राउंड पे कि मोरेटोरियम स्टार्ट हो गया। When the interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, considers the supply of goods or services critical to protect and preserve the value of the corporate debtor and manage the operation of such corporate debtor as a going concern, then the supply of such goods or services shall not be terminated, suspended, or interrupted during the period of moratorium, except where such corporate debtor has not paid dues arising from such supply during the moratorium period or in such circumstances। कि जब भी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को लगता है कि जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है ये बहुत जरूरी है कंपनी या जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है उसको चलाए रखने के लिए, तो ऐसे केस में जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज है उनको टर्मिनेट नहीं करना चाहिए, ना ही सस्पेंड, ना ही इंटरप्ट, अनलेस एंड अनटिल अगर ये केस है कि जो भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है वो पेमेंट ही नहीं कर रही है। अगर पेमेंट नहीं कर रही है तो अलग बात है उस सर्विस या गुड्स के लिए, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सिर्फ इस ग्राउंड पे कि मोरिटोरियम स्टार्ट हो गया है, ऐसे केस में दे शुड नॉट बी इंटरप्टेड, तो एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज उनकी सप्लाई नहीं रोकनी चाहिए। द प्रोविजन ऑफ मोरिटोरियम आर नॉट एप्लीकेबल, अब किस पे नॉट एप्लीकेबल है, such transaction agreement or other arrangement as may be notified by the central government। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चीजें नोटिफाई करते इन कंसल्टेशन विद एनी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर और एनी अदर अथॉरिटी, तो मतलब कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ट्रांजैक्शन अग्रीमेंट या अदर कोई भी अरेंजमेंट नोटिफाई कर दे तो उसमें मोरिटोरियम नहीं लगेगा।
अश्योरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू अ कॉर्पोरेट डेटर। अब जैसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होते हैं कि इसमें कॉर्पोरेट डेटर ने लोन उठाया और एक ने किसी श्योरिटी ने मतलब गारंटी लेके अगर ये नहीं पे कर पाए तो हम करेंगे, तो उन श्योरिटी पर भी मोरिटोरियम नहीं लगता। The order of moratorium shall have effect from the date of order of initiation of CIRP till the completion of CIRP or date of approval of resolution plan or order of liquidation by the adjudicating authority। ये है इम्पोर्टेंट कि अभी मोरिटोरियम की डेट क्या होती है, कब तक मोरिटोरियम चलेगा। तो मोरिटोरियम चलने वाला है, एक तो इनिशियली चलेगा जिस दिन से ऑर्डर ऑफ CIRP मतलब ऑर्डर ऑफ इंटीमेशन ऑफ सी इनिशिएशन ऑफ CIRP, तो जब से एक्सेप्ट हो गया आपका एप्लीकेशन तब से टिल द कंप्लीशन ऑफ CIRP, या तो जब तक CIRP नहीं कंप्लीट हो जाता, या तो जो रेजोल्यूशन प्लान है। रेजोल्यूशन प्लान क्या होता है? रेजोल्यूशन प्लान कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव करती है कि मतलब ये एक प्लान होता है कि कंपनी को कैसे रिवाइव करें या कैसे उसको आगे बढ़ाएं। तो वो होता है एक रेजोल्यूशन प्लान कि अपना सब कुछ रिजॉल्व करके ऐसा ऐसा करके हम लोग कंपनी को रिवाइव कर लेते हैं और जो अपना थोड़ा थोड़ा लेके अब एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक प्लान होता है प्रॉपर कि कैसे डील करें कंपनी के साथ। तो या तो वो अप्रूव हो जाए या तो लिक्विड, अगर ये नहीं होता कोई भी रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव, तो फिर कंपनी को लिक्विडेट कर देते हैं। तो या तो CIRP पूरा इंसॉल्वेंट हो जाए, सेट बिक जाए, सब हो जाए, तो या तो CIRP कंप्लीट हो जाए, या तो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाए, या तो कंपनी को लिक्विडेट करने का ऑर्डर दे दे। तो जो भी लास्ट होगा उसमें तब तक ये मोरेटोरियम रहेगा। तो ये हो गया हमारा मोरेटोरियम अंडर सेक्शन 14 ऑफ द IBC। अब आता है पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ CIRP। तो एक बार जैसे CIRP की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, उसके बाद आपका मोरेटोरियम स्टार्ट हो जाता है सेक्शन 14 में। अब सेक्शन 15 में इट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द IRP इज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल to make the public announcement of the corporate insolvency resolution process admitted by AA। AA stands for Adjudicating Authority, which shall contain the following information। अब इंफॉर्मेशन क्या है? एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना होता है। तो वो पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या होगा वो यहाँ पे बता रहे हैं अंडर सेक्शन 15। एक तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर अंडर CIRP, जो भी CIRP में जा रहा है उसका नेम और एड्रेस। नेम ऑफ द अथॉरिटी विद विच द कॉर्पोरेट डेटर इज इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड। जैसे अगर कोई बैंक है तो उसमें RBI आएगा, अगर नॉर्मल कंपनी है तो कंपनीज एक्ट, तो अगर कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी तो उसका नाम, नहीं तो कंपनीज एक्ट। फिर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स। लास्ट डेट ऑफ कौन से क्लेम्स? जैसे जो भी क्रेडिटर्स है उनका जो भी क्लेम है कि हमारा इतना पैसा बकाया है, तो एक उसके लिए एक लास्ट डेट दी जाती है कि इस तारीख तक जो भी आपका क्लेम है वो सबमिट करें। Details of interim resolution professional who shall be vested with the management of the corporate debtor and be responsible for receiving claims। तो IRP acts as a liaising officer, या बीच में वो लिंक रहता है between the creditors and the corporate debtor। तो IRP की सारी डिटेल्स भी जाएंगी, जिसके पास मैनेजमेंट मतलब कॉर्पोरेट डेट का मैनेजमेंट करने का राइट होगा, और वही रिस्पॉन्सिबल होगा कि सारे क्लेम्स आ रहे हैं कि सही मतलब आ रहे हैं या नहीं। पेनाल्टीज फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स, अगर कोई किसी ने झूठे क्लेम किए या झूठा मिसलीडिंग क्लेम किया तो उसके लिए क्या पेनाल्टी होगी। और ये भी कि द डेट ऑन विच द CIRP प्रोसेस शेल क्लोज। अब वो कौन सी डेट होगी, अब ऐसे तो किसी को पता नहीं कि कब या तो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाएगा या कब क्या हो जाएगा। तो ये जो डेट होगी ये शैल बी द 180th डे फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, जब भी हुई सेक्शन 7, 9 और 10 एज द केस में बी। तो इन तीनों केसेस में क्या था, एक में फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक में ऑपरेशनल और एक में कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा जब एप्लीकेशन दी जाती है, तो जब से एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी उसके 180th डे होगा, वो मेंशन होगी कि इस दिन CIRP क्लोज हो जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि पब्लिक अनाउंसमेंट में दी जाएगी। नेम एंड एड्रेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर अथॉरिटी जिसके अंडर वो रजिस्टर्ड है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम, उसकी पेनाल्टी क्या है, डिटेल्स ऑफ IRP जो मैनेज करेगा कॉर्पोरेट डेटर का और जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्लेम्स को देखने की, सबमिशन ऑफ क्लेम्स हुआ है कि नहीं, और अगर कोई मतलब पेनाल्टी हो गया, बाकी डेट ऑन विच CIRP विल क्लोज। तो वो ये पब्लिक अनाउंसमेंट, तो मोरेटोरियम होगा, पब्लिक अनाउंसमेंट होगी, सेक्शन 14 सेक्शन 15।
अब देखना है आईआरपी, इसके बारे में इन डिटेल, और उसकी ड्यूटीज क्या क्या होती है। मतलब ये इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इसमें सिर्फ वर्ड इंटरिम का फर्क है। इंटरिम इज कि फॉर द टाइम बिंग, कि अभी के लिए ये है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मतलब परमानेंट हो गया कि हाँ अब यही फाइनल है। इंटरिम के अभी कोई नहीं है, तो फॉर द टाइम बिंग ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है। तो हम लोग के पास ये ऑप्शन होता है कि या तो हम लोग आईआरपी को ही आरपी बना दें, और अगर कुछ इशू है तो फिर किसी और को आरपी बना दें। तो अभी हम लोग आईआरपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हेन अ फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर मेक्स एन एप्लीकेशन टू ए एजुकेटिंग अथॉरिटी फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआरपी, इट इज मैंडेटरी। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन देते हैं तो उनके लिए मैंडेटरी है कि उनको किसी का नाम प्रपोज करना पड़ेगा टू एक्ट एज एन आईआरपी। एन ऑपरेशनल क्रेडिटर मे और मे नॉट। मतलब देखिए, ऑपरेशनल क्रेडिटर नॉर्मली कौन होते हैं, जिन्होंने जो कंपनी के लिए काम करते हैं, उन्होंने कोई सर्विसेज दी। तो वो तो अब जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़े क्रेडिटर या बहुत बड़ा, मतलब ऑल दो 1 करोड़ का वो है, लेकिन ऑपरेशनल क्रेडिटर ये लोग होते हैं। बाकी फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटा, फाइनेंशियल क्रेडिटर तो नॉर्मली बैंक ही होगा, और कॉर्पोरेट डेटर अच्छी खासी कंपनी। तो उन्हें उनके लिए मैंडेटरी होता है कि वो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम देना ही देना है टू एक्ट एज एन आईआरपी। लेकिन ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में उनके लिए ये ऑप्शन है, अगर वो देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं दे सकते। मतलब मर्जी है उनकी। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर के पास ये ऑप्शन नहीं होता, उन्हें देना ही पड़ता है। इफ आईआरपी इज प्रपोज बाय द एप्लीकेंट, अब देखो कर दिया प्रपोज कि हम इनको मिस्टर ए को बनाना चाहते हैं, तो adjudicating authority shall appoint such insolvency professional as IRP on acceptance of application of CIRP provided कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ना पेंडिंग हो उसके अगेंस्ट, तो वो कर देगा। इफ आईआरपी इज नॉट प्रपोज बाय द एप्लीकेंट, अगर इसे ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं अपॉइंट नहीं प्रपोज किया, तो एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा, बोर्ड को रिक्वेस्ट करेगा। बोर्ड क्या, आईबीबीआई, टू रिकमेंड नेम ऑफ आरपी टू एक्ट एज आईआरपी विद इन 10 days। तो ए बोर्ड को रिक्वेस्ट करेगा कि हमें 10 दिन के अंदर अंदर किसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम रिकमेंड करो। उसके बाद जो भी आईआरपी होगा वो मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेगा, और वो इंचार्ज होगा कॉर्पोरेटर के डे टू डे अफेयर्स के लिए। द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द पार्टनर्स ऑफ द सीडी एज द केस में बी शेल स्टैंड सस्पेंडेड। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पार्टनर है या फिर पार्टनर्स, उनकी पावर सस्पेंड हो जाएंगी। और ये सारी पावर्स कौन एक्सरसाइज करेगा, आईआरपी। बाकी वो प्रोफेशनल्स भी अपॉइंट कर सकता है, कंसल्टेंट भी अपॉइंट कर सकता है टू असिस्ट हिम इन हिज ड्यूटीज। आईआरपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो क्योंकि उसके पास डे टू डे का सारा मैनेजमेंट है, तो इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे लॉज के साथ वो कंप्लाई करे। प्राइमरी ड्यूटी क्या है, मेक पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द सीआईआरपी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ये हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 15 में। इनवाइट क्लेम्स फ्रॉम द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर से क्लेम इनवाइट करे। और गेट वैल्यूएशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर डन, कि कंपनी की कितनी वैल्यूएशन है, या जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है उसकी कितनी वैल्यूएशन है कॉर्पोरेट डेटर की। तो प्राइमरी ड्यूटीज ये है। बाकी चार्ज ऑफ डे टू डे अफेयर्स, रिक्वायरमेंट अंडर एनी लॉ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट देखना। ऑन रिसीट ऑफ क्लेम्स फ्रॉम द क्रेडिटर, अब उसने पब्लिक अनाउंसमेंट दी, उसमें लिखा कि सब लोग अपने क्लेम्स इस तारीख तक ले आए। क्लेम्स आ गए, उसके बाद क्या करेगा आईआरपी, वो वेरीफाई करेगा क्लेम्स और मेक अ लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड क्लेम्स। उसके पास बहुत सारे क्लेम्स आए, तो उनमें से जिसने मतलब जो भी उसने एक्सेप्ट किए, हो सकता है वो सारे एक्सेप्ट ना कर, उसे लगा नहीं ये वाले सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है, तो फिर से कोई डॉक्यूमेंट मंगाए। तो जितने भी क्लेम्स आए उनको वेरीफाई करेगा, फिर एक लिस्ट बनाएगा ऑफ एक्सेप्टेड क्लेम्स। Within 21 days of commencement of CIRP, the IRP shall constitute a committee of creditors, which primarily consists of all financial creditor of the corporate debtor। तो लिस्ट बनाएगा। उसके बाद जब से सीआईआरपी स्टार्ट हो गई है, तो विद इन 21 डेज, मतलब कई बार टाइम लिमिट दी रहती है कि अब देखिए, अब आपको इन्हीं 21 दिन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट भी देना है, क्लेम्स भी रिसीव करने हैं, एक फाइनल लिस्ट भी तैयार करनी है। और विद इन 21 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ सीआईआरपी, मतलब जब से एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है उसके 21 दिन के अंदर अंदर आपको सीओसी कॉन्स्टिट्यूट करना है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जिसमें मेनली कौन होंगे, सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो गए आपके कॉर्पोरेट डेटर के।
The IRP shall make every endeavor to protect and preserve the value of the property and manage the operations as a going concern. उसकी मतलब जिम्मेदारी है, सारा उसको एफर्ट डालना चाहिए कि वो उसको एज अ गोइंग कंसर्न मैनेज करे. और द फर्स्ट मीटिंग of the creator should be conducted by IRP within 30 days of the commencement of CIRP. तो दो चीजें हैं, विद इन 21 डेज सीओसी कॉन्स्टिट्यूट करनी है और विद इन 30 डेज आपको मीटिंग करनी है पहली सीओसी की. तो ये लिमिट्स मतलब ये डेट, इसीलिए इसको बड़ा मतलब टाइम बाउंड कहा जाता है, क्योंकि हर चीज के लिए स्पेसिफिक डेट है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया. तो विद इन 21 डेज सीओसी कॉन्स्टिट्यूट करना और विद इन 30 डेज आपको पहली मीटिंग करानी है. अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. The resolution professional is a new category of professionals who on meeting stipulated criteria होता है resolution professional कौन बन सकता है, is registered with the IBBI. एक तो स्टिपुलेटेड क्राइटेरिया फुलफिल करे और उसके बाद वो IBBI के पास रजिस्टर्ड हो. ओनली अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कैन एक्ट एज सच. जो रजिस्टर्ड है वही कर सकता है. Company secretaries are eligible to be registered as insolvency professional subject to meeting the stipulated criteria. तो मतलब हम लोग भी हैं, बस कुछ क्राइटेरिया था उसे फुलफिल करें. The resolution professional shall exercise powers and perform duties as are vested or conferred on IRP under the code. जो IRP की ड्यूटी है वो IRP की भी है. The RP is appointed in the first meeting of COC by a majority vote of not less than 66% of voting share of the financial creditors, either resolving to appoint the IRP as RP or to replace the IRP by another RP. तो जब पहली मीटिंग होती है COC की तो उसमें अपॉइंट होता है आरपी. तो या तो IRP को ही आरपी अपॉइंट कर दे, नहीं तो IRP को रिप्लेस करके कोई दूसरा आरपी ले आए. तो ये COC के पास पावर होती है और इसके लिए मेजोरिटी चाहिए होती है नॉट लेस देन 66% ऑफ वोटिंग शेयर. नॉट लेस देन 66% ऑफ वोटिंग शेयर ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. तो ये हो गया आपका आरपी. अब आता है COC. The committee of creditors is a committee consisting of the financial creditors of the corporate debtor. इसमें आपके सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं. इट इज प्रोवाइडेड दैट अ फाइनेंशियल क्रेडिटर or the authorized representative of the financial creditor referred to in subsection ye if it is a related party of the corporate debtor shall not have any right of representation, participation or voting in the meeting. तो अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कॉर्पोरेट डेटर का रिलेटिव है या किसी तरह से रिलेटेड है तो उसके पास हक नहीं होगा रिप्रेजेंटेशन का या फिर वोट करने का. The committee eventually forms the decision-making body of various routine tasks involved by CIRP, responsible for giving approval to the IRP to carry out action that might affect the IRP. तो बेसिकली COC के पास सारी पावर्स होती हैं जो कि IRP के थ्रू एक्ट करता है और मेजर डिसीजन लेता है. The power to ratify the managerial decision taken by the RP vests upon the COC. The COC approves or rejects the resolution plan, extension of CIRP, decides upon the liquidation of CIRP, ratifies expenses borne by the RP, etc. जैसे नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं नॉर्मल कंपनी में, तो वहाँ पे जो भी सारे डिसीजन होते हैं वो लोग देखते हैं. तो यहाँ पे COC है. तो आरपी कुछ भी करता है तो वो COC के पास पावर होती है उसे अप्रूव या रिजेक्ट करने की. और जितने भी मेजर एक्शंस हैं वो COC ही ले सकती है. COC का अप्रूवल उसमें चाहिए होता है. COC के पास अथॉरिटी होती है रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव या रिजेक्ट करने की. CIRP पीरियड अगर एक्सटेंड कराना है तो वो आरपी तभी करा सकता है जब COC से उसको अप्रूवल मिले. और डिसाइड्स अपॉन लिक्विडेशन, लिक्विडेशन पे कंपनी को जान बॉडी कॉर्पोरेट डेटा को भेजना है नहीं, ये भी COC के पास पावर होती है. द COC at its first meeting shall appoint a resolution professional. तो सबसे पहला काम तो उसको पहली मीटिंग में यही करना है कि उसको अपॉइंट करना है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. अब या तो वो जो पहले से ही IRP है उसको आरपी बना दे या तो किसी को नए को ले आए. फिर उसके बाद जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो टेक ओवर करता है द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा फ्रॉम IRP. द आरपी शैल एक्ट अंडर द गाइडेंस एंड सुपरिटेंडेंस ऑफ COC. तो वो अंडर द गाइडेंस काम करेगा COC के. Unless the court specifies a certain voting percentage of particular decision of the COC, all other decision of the COC shall be taken of vote not less than 51% of voting share of the financial creditor. Each member of the COC voting share in proportion to the amount of debt outstanding. The RP shall take prior approval of the matters stipulated in the code.
लिखा हुआ है कि अगर किसी चीज के लिए स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं दिया हुआ है कोड में कि इस चीज के लिए इतना परसेंटेज चाहिए सीओसी का, तो नॉर्मली केस में 51% ऑफ वोटिंग शेयर चाहिए होगा। अगर मतलब नहीं दिया है, अगर अगर स्पेसिफिकली दिया है कि नहीं इसके लिए 66% चाहिए, इसके लिए 90% चाहिए, तो उसके लिए उतना ही चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है तो उस केस में 51% नॉर्मल मेजोरिटी चाहिए। और ईच मेंबर के पास कितना वोटिंग शेयर होगा, जितना भी उसका डेट आउटस्टैंडिंग होगा। तो यहाँ आज हम लोगों ने इतना कर लिया, मोरेटोरियम कर लिया, पब्लिक अनाउंसमेंट कर ली, उसके बाद आईआरपी कर लिया, आरपी कर लिया, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे रेजोल्यूशन प्लान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिक्विडेशन स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद वाइंडिंग अप है, और उसके बाद फास्ट ट्रैक प्रोसीजर है, और कुछ और टॉपिक्स है। तो हम लोग नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में इसको कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। और बाकी आप लोग अच्छे से करते रहें, 25 मार्क्स का है, अच्छा खासा स्कोरिंग है, आराम से एग्जामिनेशन बन सकती है। तो तब तक आप लोग ये रिवाइज करें। कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो वो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दें। और क्योंकि अभी चैनल स्टार्ट ही किया है तो हमारे लिए भी नया है ये, तो आप उसमें फीडबैक दे सकते हैं, और आई ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व देम, और टू incorporate your feedback in my next videos. तो तब तक आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।